हेलो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आपको राम राम। मैं प्रतीक चौधरी बडेसरा डिफेंस एकेडमी चिड़ाव में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास जो अपन पढ़ रहे थे, राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। आज अपन उसका पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट फर्स्ट में अपन ने 3 सभ्यताएं पढ़ी थी। पहली सभ्यता पढ़ी थी कालीबंगा सभ्यता पढ़ी थी, जो कि हनुमानगढ़ जिले में थी। दूसरी आहड़ सभ्यता पढ़ी थी, जो कि उदयपुर जिले में थी। 2 सभ्यताएं कालीबंगा और आहड़ सभ्यता अपनी पूरी हो चुकी है। और तीसरी जो पड़ी थी उसमें गणेश्वर सभ्यता पड़ी थी, जो कि सीकर जिले में थी, कातली नदी के पास थी। 3 अपनी कंप्लीट हो चुकी। आज अपन चौथी सभ्यता पढ़ेंगे, बैराट सभ्यता पढ़ेंगे। और मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये जो चारों स्टार्टिंग की सभ्यताएं ये बार एग्जाम में पूछी जाती। इनको जब भी आप लिखो तो एक साथ इनका कंपेरिजन करके लिखना, कि इसके जो 5-6 मैंने कॉमन पॉइंट बताए थे उनके आप ऊपर हेडिंग लगा के फिर कंपेरिजन करके जब पढ़ोगे तो वो आसानी से आपके लिए क्या रहेगा, याद रहेगा। तो अपन आज उससे नेक्स्ट क्लास उसके आगे क्या करते हैं। नेक्स्ट जो सभ्यता अपन पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, बैराट सभ्यता। तो बैराट है ये सभ्यता कहाँ पे आएगी, जयपुर में आएगी। जो आज के टाइम जो जयपुर है वो पहले आमेर था, तो 1727 में जयपुर बन गया। तो बैराट सभ्यता कहाँ पे आएगी, जिला यदि पूछा जाए तो कौन से में आएगी, जयपुर आएगी। उस टाइम जो जयपुर जिले था उसको उस टाइम क्या बोला जाता था, जो जयपुर के आसपास का जो एरिया था उसको मत्स्य जनपद बोला जाता था। और जो मत्स्य जनपद की जो राजधानी आएगी वो आएगी बैराट आएगी। तो बैराट को क्या बोला जाएगा, मत्स्य जनपद की राजधानी। मत्स्य जनपद में उस टाइम मतलब कौन कौन से जिले थे जो शामिल होते थे। आज का जो अपना जयपुर है, जो टोंक है, जयपुर है, टोंक है, करौली है, भरतपुर और अलवर। इन सभी को अपन क्या बोलते हैं, मत्स्य बोलते हैं। जयपुर, टोंक, करौली, भरतपुर, अलवर। तो जो बैराट है वो क्या आएगी, मत्स्य जनपद की जो राजधानी आएगी वो कौन सी थी, बैराट नगर जो आएगा वो मत्स्य जनपद की राजधानी आएगा। अब जो बैराट सभ्यता है ये किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो नदी के लिए यदि अपने से पूछा जाए तो आएगा बाणगंगा नदी। जिला अपना हो ही गया। उस टाइम का जो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी बैराट थी। यदि बैराट सभ्यता आज के टाइम के हिसाब से पूछा जाए तो कहाँ आएगी, जयपुर में आएगी, बैराट सभ्यता आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो सर्वप्रथम उत्खनन किया गया किसने किया, दयाराम साहनी ने। टाइम आएगा 1936। सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया, दयाराम साहनी ने। टाइम क्या गया 1936। पुनः उत्खनन किसने किया, पुनः उत्खनन में 2 व्यक्ति आएंगे। एक का नाम है नीलरतन बनर्जी, दूसरा है कैलाश नाथ दीक्षित। इनका जो टाइम आएगा, पुनः उत्खनन का जो टाइम आएगा 1962-63। बैराट जो सभ्यता है उसका सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया, दयाराम साहनी ने किया। उसका टाइम क्या है 1936। इसका फिर पुनः उत्खनन हुआ, वो किसने किया, नीलरतन बनर्जी ने और कैलाश नाथ दीक्षित ने। उसके लिए जो टाइम आएगा वो आएगा 1962-63। 4-5 मैंने आपको जो कॉमन पॉइंट बताए थे कि जो सभ्यता कौन से जिले में स्थित है, किस नदी के किनारे विकसित है, उसका खोजकर्ता, उसका उत्खननकर्ता कौन कौन है। और फिर अब जो अपन पढ़ेंगे उसमें अवशेष या जो साक्ष्य उस टाइम के जो अपने को मिले वो कौन कौन सी चीज़ें इसकी जो बैराट सभ्यता इसके बारे में मिली हुई है। तो ये आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो अपने को अवशेष है उसमें अपन को पहला लिखना है
जो मौर्य काल के टाइम में था अशोक था, तो जो अपने सम्राट अशोक हुआ, उस अशोक के जो अपने को अवशेष हैं वो इस सभ्यता से प्राप्त हुए। अशोककालीन अवशेष प्राप्त हुए। पहली चीज क्या है, अशोककालीन अवशेष प्राप्त हुए। और अशोक के टाइम के अपने को जो सिक्के हैं वो भी अशोक के टाइम के सिक्के प्राप्त हुए। यहाँ पे तो यदि पूछा जाए भारत के सबसे प्राचीन सिक्के यदि पूछा जाए तो किस सभ्यता से प्राप्त हुए, तो वो भी अपने को कहाँ से प्राप्त हुए, ये जो सभ्यता पढ़ रहे हैं, ऊपर मैं नाम लिख देता हूँ इसका, बैराट सभ्यता से। ये सारी चीजें अपन किसकी पढ़ रहे हैं, बराड़ सभ्यता से। तो बराड़ सभ्यता जयपुर के लिए आई। अशोककालीन अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। अशोककालीन यदि सिक्का पूछा जाए, अशोककालीन सिक्के, उसमें क्या था, चांदी के 8 सिक्के मिले। जो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं। यदि अपने से पूछा था कि भारत के सबसे प्राचीन सिक्के कहाँ से, कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए, उसका आंसर क्या आएगा, बैराट सभ्यता से। ये अशोक के काल के सिक्के थे और चांदी के 8 सिक्के प्राप्त हुए। तो सिक्कों के बारे में अपन ने इससे पहले जो सभ्यताएं पढ़ी थी, गणेश्वर सभ्यता पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था कि वो ताम्र युगीन सभ्यता थी। तांबे के जो सबसे प्राचीन सिक्के थे वो अपने को कहाँ से प्राप्त हुए थे, जो गणेश्वर सभ्यता अपन ने जो सिक्कर में पढ़ी थी उसी के लिए आएगा ताम्र युगीन, वो आएगी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। तो वो तो आएगी तांबे के सिक्कों के लिए। और ये अगर पूछा जाए कि भारत के सबसे प्राचीन सिक्के, तो उसके लिए जो आएगा आंसर वो आएगा बैराट जी। एक जैसी बातें तो इनका थोड़ा सा आप अच्छे से याद करके इनको लिखना, एक जैसी चीजें तो उनको कंपैरिजन करके साथ में लिखोगे तब वो याद रहेंगे। यहां पर क्या होता, सोने का कलश प्राप्त हुआ था। उस सोने के कलश के अंदर क्या मिला, भगवान जो बुद्ध है उनकी अस्थियों के अवशेष मिले। जो सोने का सिक्का नहीं सॉरी सोने का जो कलश प्राप्त हुआ, उस कलश के अंदर क्या मिला, भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए। तो भगवान बुद्ध की यदि अस्थियों के यदि अवशेष पूछा जाए सबसे पहले कहाँ पे प्राप्त हुए, तो क्या आएगा उसके लिए, बैराट जयपुर के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बाबरू शिलालेख की खोज की गई। नेक्स्ट क्या आएगा, बाबरू शिलालेख की खोज की गई। इसमें जो बाबरू शिलालेख है इसमें ब्राह्मी भाषा में में 3 शब्द लिखे हुए थे। बुद्ध धम्म संघ। जो बाबरू शिलालेख की खोज की गई उस शिलालेख में क्या है, ब्राह्मी भाषा में वो शिलालेख लिखा हुआ था, उसके ऊपर 3 शब्द लिखे हुए थे, बुद्ध धम्म संघ। और ये जो बाबरू शिलालेख है वर्तमान में इसको कहाँ पे रखा गया, कोलकाता जो संग्रहालय वहाँ पे इसको रखा गया। तो वर्तमान में से आप लिख सकते हो, कोलकाता संग्रहालय में रखा गया। वर्तमान में कहाँ पे रखा हुआ है, कोलकाता संग्रहालय में स्थापित है। बाबरू शिलालेख है, कौन सी भाषा में था, ब्राह्मी भाषा में था। उसमें 3 शब्द अपने को मिले, बुद्ध है, धम्म है, संघ है। ये उसमें 3 शब्द अपने को मिले। इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। यदि अपने से पूछा जाए बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो उसके लिए भी यही सभ्यता लिखेंगे अपन। कि
बौद्ध संस्कृति के सबसे पहले अवशेष अपने को कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से हुए? बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए बौद्ध संस्कृति के लिए। इंडो ग्रीक से लिखे 28 सिक्के प्राप्त हुए। रंगीन मर्तबान प्राप्त हुए। इनके क्या, इनको अपने को नाम याद रखना। यदि सबसे पहले पूछा जाए कि बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, या फिर इंडो ग्रीक शैली के अवशेष सिक्के अपने को जो मिले सबसे पहले कहाँ के मिले, या फिर जो रंगीन मर्तबान मिले वो कहाँ से मिले, इन सब की तो लाइन है, इनको तो पॉइंट है, इनको तो आप अलग से मतलब पॉइंट है, एक एक को याद रखना ही होगा कि ये जो पॉइंट का नाम है कि ये सबसे पहले अपने को कहाँ पे मिला हुआ, तो अपन उसका आंसर लगा देंगे बैराट सभ्यता में, जो कहाँ है जयपुर में अपने को मिली, उसमें ये अपने को क्या हुआ, प्राप्त हुआ। इसको लिख लीजिए। यदि पूछा जाए आर्यन लोगों की विद्यमानता के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए, आर्यन लोगों की जो विद्यमानता के प्रमाण वो अपने को कहां से प्राप्त हुए, बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए। इसके आर्यन लोगों की यदि विद्यमानता के लिए पूछा जाएगा तो अपने को कहां से प्राप्त हुए, बैराट सभ्यता से, जो कि कहां के लिए आएगी, जयपुर के लिए आएगी। यदि अपने से पूछा जाए गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी, यहाँ की क्या आएंगी, पहाड़ियाँ आएंगी। गणेश डूंगरी जहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, इस जो बिरला मंदिर के जस्ट पास है जयपुर के अंदर, तो वहाँ पे आएगा। अगर गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी यदि पूछा जाए कहाँ की पहाड़ी है, तो ये भी कहाँ की है, जयपुर जो बैराट नगर है इधर की, ये इनके लिए यहाँ के लिए बोला जाएगा, जो अपने को कहाँ से प्राप्त हुए, बैराट सभ्यता से अपने को प्राप्त हुए। अब जो राजा हर्षवर्धन था उसके शासनकाल में क्या आया था, चीनी यात्री हेनसांग आया था, तो वो भी सबसे पहले क्या कहाँ पे आया था, ये जो बैराट सभ्यता यहीं पे आया था, तो चीनी यात्री हेनसांग। चीनी यात्री क्या नाम है, ह्वेनसांग है, जो सर्वप्रथम यहाँ पे आया था। चीनी यात्री हेनसांग है, जो सर्वप्रथम कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। और जो चीनी यात्री हेनसांग है, इसको और क्या इसके उपनाम है जो इसको बोला जाता है, इसको यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है, या फिर शाक्य मुनि भी बोला जाता है। इसके और उपनाम क्या क्या हैं, यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि। जो हेनसांग है इसने एक पुस्तक लिखी है, इसके लिए अब यहाँ पे बोर्ड पे जगह का मैं यहाँ के लिख देता हूँ। इसने जो पुस्तक लिखी है CUK नामक पुस्तक लिखी है, CUK नहीं CUK नामक पुस्तक आएगा। इस पुस्तक में अपने को किस चीज का वर्णन मिलता है, पुष्यभूति वंश का वर्णन मिलता है। तो चीनी यात्री हेनसांग था, इसका और क्या क्या नामों से इसको बोला जाता है, यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं, शाक्य मुनि बोलते हैं। और जो चीनी यात्री हेनसांग है इसने पुस्तक लिखी है, पुस्तक का क्या नाम है, CUK
नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में अपने को किस चीज़ का वर्णन मिलेगा, जो पुष्यभूति वंश है उसका वर्णन यदि अपने को सबसे पहले मिलता है तो चीनी यात्री हेनसांग द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है सी यू की नामक पुस्तक है, इसमें इसका सबसे पहले वर्णन मिलता है। तो ये जो बैराट सभ्यता के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें थी अपने को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चीज़ें हैं बार बार पूछी जाती हैं कि चीनी यात्री जो हेनसांग वो सर्वप्रथम कहाँ पे आया और उसके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, उस पुस्तक में किस वंश की जानकारी मिलती है, या फिर गणेश डोंगरी भीम डोंगरी कहाँ है, आर्यन लोगों की विद्यमानता क्या उसे यदि अपने को सर्वप्रथम प्राप्त हुए तो कहीं से कहाँ से प्राप्त हुए। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, बैराट सभ्यता के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको लिखा दी। अब जब अपन जयपुर पढ़ रहे हैं तो जयपुर में और कौन कौन सी सभ्यताएं हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। बैराट सभ्यता अपन ने पढ़ लिया, अब अपन दूसरी पढ़ते हैं जोधपुरा सभ्यता। अब नाम से तो क्या है, जोधपुरा सभ्यता तो ऐसे लग रहा है जैसे जोधपुर की सभ्यता हो, लेकिन ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नाम जोधपुरा है, लेकिन अब जो सभ्यता वो कहाँ पे विकसित हुई या फिर कहाँ पे अपने को प्राप्त हुई, वो कहाँ के लिए आएगा, जयपुर के लिए आएगा। किस नदी के किनारे आएगा जोधपुरा जो सभ्यता है, साबी नदी के किनारे। यदि इसके लिए अपने को उत्खनन पूछा जाए तो आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, प्लस विजय कुमार। टाइम आएगा 1972-73। जोधपुरा सभ्यता कहाँ के लिए आएगा, जयपुर के लिए आएगा। नदी किस नदी के किनारे है, साबी नदी के किनारे। इसका उत्खनन किसने किया, आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने किया। टाइम क्या आएगा 1972-73 का टाइम आएगा। तो ये चीज़ इसमें अपने को देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट के तो अपने को नाम ही लिखने, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। नालियासर सभ्यता यदि पूछा जाए, नालियासर जो सभ्यता वो कहाँ के लिए आएगा, जयपुर। वो जयपुर में कौन से स्थान पे मिली, सांबर नामक स्थान पे मिली। अब जो सांबर है ये नाम है, इसको थोड़ा आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, कारण कि ये बार बार पूछा जाता है। सांबर के बारे में जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जब राजवंश पढ़ते हैं तो उसमें आएगा कि बारमल जो इस टाइम जो जयपुर का राजा था उसने क्या किया था, 1562 के अंदर क्या किया था, बारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई या जोधाबाई का विवाह किसके साथ किया था, अकबर के साथ किया था। तो वो जो शादी की थी, विवाह स्थल था इसका वो कौन सा था, जो जगह थी जहाँ पे वो शादी हुई वो कहाँ पे हुई थी, सांबर जगह, सांबर नामक स्थान पे उनकी क्या हुई थी, शादी हुई थी। तो ये जो सांबर जगह ये उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या है, नालियासर सभ्यता वो कहाँ पे विकसित हुई है, सांबर पे विकसित हुई है। तो ये तो अपन राजवंश जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, पर साथ साथ मैंने आपको कवर करवा दिया जिससे क्या याद रहे। फोर्थ दो सभ्यता यदि अपने से चीथवाड़ी सभ्यता पूछा जाए तो वो भी कहाँ आएगी, जयपुर में आएगी। तो ये चार सभ्यताएं जयपुर की अपन पढ़ चुके। पहली सभ्यता थी बैराट, दूसरी क्या, जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता के बारे में क्या ध्यान में रखना, नदी कौन सी आएगी, साबी नदी के किनारे आएगी। उत्खनन किसने किया, आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने। टाइम आएगा 72-73। और नालियासर सभ्यता वो कौन सी, उसके लिए स्थान आएगा तो कौन सा आएगा, सांबर आएगा। सांबर के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैं आपको बता चुका। और ये जो चीथवाड़ी या फिर चौथवाड़ी सभ्यता पूछा जाता है तो वो कहाँ पे आएगा, वो भी जयपुर के आएगा। तो जयपुर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चार सभ्यताएं थी मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन चारों को आपको कवर करवा चुका। नेक्स्ट देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सभ्यता। चार सभ्यताएं अपनी कवर हो चुकी, पांचवी सभ्यता देखते हैं, रेड सभ्यता या फिर रेहड़ सभ्यता भी बोल देते हैं। अब क्या कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने जो आपको बताया कि चार पांच जो कॉमन, उनमें जो सभी में कॉमन चीज़ें हैं वो उन सभी की अपन चारों की कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो एग्जाम में जो अपन चार पांच अब नेक्स्ट सभ्यताएं पढ़ते हैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं, दो चार चार बातें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से वो अपन वो देखते हैं। तो नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं कौन सी है, रेड सभ्यता या फिर इसको रेड सभ्यता भी बोलते हैं। ये सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई है, इसके लिए यदि जिला आएगा तो कौन सा जिला आएगा, टोंक जिले में विकसित हुई है। तो टोंक जिला, इसके लिए लिख लीजिए। जो रेड सभ्यता कहाँ पे, रेड या रेड सभ्यता कहाँ के लिए आएगी, टोंक सभ्यता के लिए आएगी।
इस सभ्यता में क्या हुआ है कि सर्वाधिक वहाँ पे क्या हुए, सिक्के प्राप्त हुए। तो जो उस टाइम के जो सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए वो कहाँ से, अपने को इस सभ्यता से प्राप्त हुए। इस कारण इसको क्या बोला जाता है, जो टोंक है इसको प्राचीन भारत का क्या बोला जाता है, टाटा नगर बोला जाता है। तो इसमें अपने को ये चीज़ भी लिखनी। एशिया का क्या मिला, सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। इस सिक्कों के भंडार मिलने के कारण इसको क्या बोला जाता है, प्राचीन भारत का टाटा नगर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे बोला जाएगा, आंसर क्या आएगा, उसके लिए आएगा टोंक आएगा। क्यों बोला जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा जो सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ वो अपने को यहीं से प्राप्त हुआ, इस कारण इसको क्या बोला जाता है, प्राचीन भारत का टाटा नगर बोला जाता है। आप इस नगर जो नाम है इसके लिए, इसको साथ में आप एक चीज़ ध्यान में रखना, जो नगर नाम है, एक सभ्यता है नगर सभ्यता और दूसरी सभ्यता नगरी सभ्यता। तो ये बार बार पूछी जाती है कि नगर सभ्यता वो कौन से जिले में है और नगरी सभ्यता वो कौन से में, नाम एक जैसे हैं। तो इसने अपने यहाँ पे क्या पढ़ा कि प्राचीन भारत का टाटा नगर पढ़ा, तो इस नाम से ध्यान में रख लेना कि नगर जो सभ्यता आएगी वो कहाँ पे आएगी, वो टोंक में आएगी, और जो नगरी आएगी वो आएगी चित्तौड़गढ़ में आएगी। तो नाम एक जैसे नगर और नगरी। अब नगर को अपने को ध्यान में रखना, तो इसलिए ध्यान में रखना कि टोंक को क्या बोला जाता है, प्राचीन भारत का टाटा नगर बोला जाता है। इसलिए इस चीज़ को ऐसे शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से ऐसे ध्यान में रखना कि नगर जो सभ्यता आएगी वो कहाँ पे आएगी, टोंक में आएगी। ये लिख लीजिए एक बार। इस सभ्यता का उत्खनन किसने किया, दयाराम साहनी ने। टाइम पूछा जाए 1938 से लेके 1940 तक के मध्य। उत्खनन किसने किया, दयाराम साहनी। टाइम 1938 से लेके 1940 और 38 से 40 के मध्य दयाराम साहनी। उसके बाद एक व्यक्ति और भी आएंगे, केदारनाथ पुरी। इन्होंने भी क्या किया, इसका उत्खनन किया। इसका टाइम भी 38 से 40। बेसिकली इसका टाइम तो 38 से वैसे 39 के लिए था, लेकिन अगर दोनों साथ याद हो तो 40 के लिए लिख सकते हैं आप, इसको 39 पे लिख सकते हैं। अलग अलग टाइम पे थे थोड़ा सा, दोनों ने एक साथ मिलके नहीं किया। जो दयाराम साहनी ने किया वो तो 38 से 39 के मध्य किया, केदारनाथ पुरी ने किया 38 से 40 के मध्य किया। इसका ये उत्खनन है। और हाँ, उत्खनन ही इन्होंने किया, केदारनाथ पुरी ने 38 से 39, 38 से 40 के लिए। जब टोंक पढ़ रहे हैं तो टोंक में मैंने आपको बताया, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे कौन सी पढ़ेंगे, नगर सभ्यता। नगर सभ्यता कहाँ के लिए आएगा, टोंक के लिए आएगा। इसके लिए फिर खोज किसने की, इसकी केदारनाथ पुरी ने। टाइम पूछा जाए 1938 से लेके 1940 के मध्य। नगर सभ्यता कहाँ के लिए आएगा, टोंक के लिए आएगा। खोज किसने की, केदारनाथ पुरी ने। टाइम क्या आएगा, 1938 से लेके 1940 का इसका टाइम आएगा। नेक्स्ट जो सभ्यताएं पढ़ते हैं अपन, नगरी सभ्यता। अब ये दोनों एक जैसे नाम है तो इनको साथ साथ कवर कर लेते हैं। टोंक के लिए रेड सभ्यता और नगर सभ्यता। टोंक में दो इंपॉर्टेंट सभ्यता थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन नगरी सभ्यता। इसके लिए जो जिला आएगा कौन सा आएगा, चित्तौड़गढ़। नगरी सभ्यता वो कहाँ के लिए आएगी, चित्तौड़गढ़ के लिए आएगी। नगर और नगरी ये नाम आप दोनों एक साथ लेके इनको याद रख लेना कि नगर सभ्यता वो किसके लिए आएगी, टोंक के लिए आएगी, और नगरी सभ्यता कहाँ के लिए आएगी, चित्तौड़गढ़ के लिए आएगी। इसको और सिविजन, जो चित्तौड़गढ़ था इसका प्रारंभिक नाम था, इसको मध्यमिका भी बोला जाता है। प्राचीन नाम क्या था इसका, मध्यमिका। तो इसको मध्यमिका भी बोलते हैं। तो चित्तौड़गढ़ का यदि प्राचीन नाम पूछा जाए या फिर नगरी सभ्यता के लिए पूछा जाए तो मध्यमिका नाम आए, तो उसके लिए अपन को समझ जाना कि वो किस में आएगा, नगरी सभ्यता, जो के लिए कहाँ की आएगी, चित्तौड़गढ़ के लिए आएगी। अब इसके लिए यदि अपन से पूछा जाए खुदाई, इसकी खुदाई किसने की है, तो 1904 में डॉक्टर भंडारकर द्वारा।
नगरीय सभ्यता के लिए यदि खुदाई के लिए पूछा जाएगा 1904 में आएगी, किसने किया? डॉक्टर भंडारकर ने की है। और सीवी जनपद के, इसको क्या बोला जाता है? सीवी जनपद भी बोला जाता है। चित्तौड़गढ़ के लिए यदि पूछा जाए सीवी जनपद किसे बोलेंगे? चित्तौड़गढ़ के लिए। और जो है नगरीय सभ्यता के लिए। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट जो दो बातें थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चार ही बातें थी। नगरीय सभ्यता कहाँ के लिए आएगा? चित्तौड़गढ़ के। चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या पूछा जाए? मध्यमिका भी बोल देते हैं। और इसकी खुदाई किसने की? 1904 में डॉक्टर भंडारकर द्वारा की गई है। और इसको क्या, जो चित्तौड़गढ़, इसका प्राचीन नाम सीवी जनपद यदि पूछा जाए कौन सीवी जनपद, तो चित्तौड़गढ़ को अपन क्या बोलते हैं? सीवी जनपद भी बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो सभ्यता पढ़ते हैं अपन पढ़ते हैं नौवध सभ्यता। ये जो सभ्यता आप जो अपन पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे? भरतपुर के लिए। तो नौ जो सभ्यता कहाँ के लिए आएगी? भरतपुर के लिए आएगी। तो नौ सभ्यता कहाँ के लिए आएगी? जो अपन अब नीचे 3-4 सभ्यताएं भरतपुर में, उन तीनों चारों को एक साथ देख लेते हैं। पहली जो सभ्यता है वो क्या आएगी? नौ सभ्यता आएगी। दूसरी आएगी बयाना या फिर श्रीपंथ भी बोल देते हैं इसको। पहली सभ्यता है नौ सभ्यता। दूसरी सभ्यता कौन सी? बयाना या फिर श्रीपंथ सभ्यता। अब जो नौ सभ्यता में अपने को जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी, इनमें सभी में एक एक दो बातें जो अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है। नौ सभ्यता के लिए जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो रखनी है किस नदी के किनारे विकसित हुई? क्या आएगा? रूपारेल नदी के किनारे। तो नौ सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई है? रूपारेल नदी के किनारे विकसित हुई है। बयाना जो सभ्यता, इसमें अपने को ध्यान में रखना है कि गुप्तकालीन सिक्के और नील की खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नील की खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम अपने को कहाँ से प्राप्त हुए? बयाना सभ्यता से। बयाना सभ्यता कहाँ के लिए आएगा? भरतपुर के लिए आएगा। दो सभ्यताएं और हैं। दर सभ्यता। भरतपुर में जब अपन 4 पढ़ रहे हैं तो चारों का नाम लिख लेते हैं। और एक नेक्स्ट है मलाल सभ्यता। इनका अपने को नाम ही ध्यान में रखना है, बाकी और इनकी डिटेल एग्जाम में नहीं पूछी जाती। भरतपुर के लिए अपने 4 सभ्यताएं पढ़ी। पहली सभ्यता पढ़ा नौ सभ्यता, जो किस नदी के किनारे विकसित हुई है? रूपारेल नदी के किनारे विकसित हुई है। दूसरी सभ्यता पढ़ा बयाना है फिर श्रीपंथ सभ्यता, जो इसमें अपने को जो क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुआ? तो गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए यहाँ से अपने को। और जो नील की खेती के साक्ष्य हैं वो भी सर्वप्रथम अपने को कहाँ से प्राप्त हुए? वो बयाना है फिर श्रीपंथ सभ्यता से प्राप्त हुए। और भरतपुर पढ़ रहे हैं तो 2 सभ्यताएं। तीसरी सभ्यता भरतपुर की कौन सी है? दर सभ्यता भी कहाँ पे अपने को मिली है? भरतपुर में मिली है। और मलाल जो सभ्यता वो भी अपने को कहाँ से मिली है? भरतपुर से मिली है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो सभ्यता पढ़ते हैं बागोर सभ्यता है। बागोर सभ्यता अपने को कहां पे मिली है? भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता कहां पे मिली है? भीलवाड़ा में मिली। बागोर सभ्यता के लिए यदि अपने से पूछा जाए नदी, कौन सी नदी आएगी? कोठारी नदी। इसके लिए यदि अपने को पूछा जाए उत्खनन किसके द्वारा किया गया? वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा। बागोर सभ्यता, इसका उत्खनन किसने किया? वीरेंद्र नाथ ने किया। टाइम यदि इसका पूछा जाए, टाइम भी साथ लिख देते हैं, 1967-68। बागोर सभ्यता के बारे में 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी। कहाँ के लिए आएगा? भीलवाड़ा के लिए आएगा। नदी आएगी कौन सी आएगी? कोठारी नदी आएगी। उत्खनन किसने किया? वीरेंद्र नाथ ने। टाइम क्या आएगा? 1967-68। एक जो इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले पशुपालन के जो प्राचीनतम अवशेष अपने को प्राप्त हुए वो कहाँ से प्राप्त हुए? बागोर सभ्यता से। सबसे प्राचीन पशुपालन अवशेष
सबसे प्राचीन जो पशुपालन के अवशेष अपने को प्राप्त हुए कहाँ से हुए? बागोर सभ्यता से हुए। बागोर सभ्यता कहाँ पे मिली? भीलवाड़ा में मिली। ये जो चीज़ है एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, आप इसको अच्छे से इसके आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो कि सबसे प्राचीन जो पशुपालन के अवशेष मिले वो अपने को कहाँ से मिले? बागोर सभ्यता, जो कहाँ के लिए आएगी? भीलवाड़ा के लिए आएगी। नदी पूछा जाए कोठारी नदी, उत्खनन किसने किया? वीरेंद्र नाथ ने किया। टाइम क्या? 1967-68। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब पशुपालन पढ़ रहे हैं तो पशुपालन से रिलेटेड एक और सभ्यता है, वो भी लिख लेते हैं साथ में, तिलवाड़ा सभ्यता। तो तिलवाड़ा सभ्यता के लिए इसके लिए जिला पूछा जाए कौन सा आएगा? बाड़मेर। इसके लिए यदि अपने से नदी पूछा जाए, किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो लूनी नदी के किनारे। और यहाँ से भी अपने को क्या प्राप्त हुए? पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए। तो पशुपालन के अवशेष से रिलेटेड अपन ने दो सभ्यताएं थी, इनको दोनों को एक साथ पढ़ चुके। बागोर सभ्यता में तो आएगा कि पशुपालन के जो सबसे मतलब प्राचीनतम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो उसके लिए जो आंसर करेंगे वो अपन इससे पहले वाली पढ़ी वो करेंगे। और जो तिलवाड़ा सभ्यता वो कहाँ पे? बाड़मेर में। तो यहाँ पे भी अपने को क्या प्राप्त हुए? पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए। तो दोनों पशुपालन से रिलेटेड थे, इसलिए दोनों को साथ कवर कर लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट जो सभ्यता पढ़ते हैं, चंद्रावती सभ्यता। नेक्स्ट सभ्यता कौन सी है? चंद्रावती सभ्यता। जिला पूछा जाए कौन सा आएगा? सिरोही जिला। चंद्रावती सभ्यता है, कहाँ के लिए आएगा? सिरोही जिला आएगा। ये जिसके लिए अपने को पूछा जाए खोज शुरू किसने की? एक व्यक्ति जिनका नाम था इंडो हितेशी। दूसरे जीवनलाल खरगवाल। टाइम आएगा 4 जनवरी 2014। इसके लिए खोज शुरू है वो किसने की है? इंडो हितेशी और जीवनलाल खरगवाल ने। टाइम आएगा 4 जनवरी 2014, जो क्या है? चंद्रावती सभ्यता के लिए। अब चंद्रावती सभ्यता में पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ इसके लिए खोज से पूछा जाए। तीसरी चीज़ कर्नल जेम्स टोड है, जो राजस्थान के इतिहास के पितामह कहे जाते हैं। उन्होंने पुस्तक लिखी थी द वेस्टर्न इंडिया। उन्होंने उस पुस्तक में इन्होंने क्या किया? चंद्रावती सभ्यता का जिक्र किया। तो ये चीज़ भी लिख लेना। टोड ने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया। टोड ने अपनी पुस्तक में इस सभ्यता का जिक्र किया। और पुस्तक का नाम भी यदि देखा जाए तो द वेस्टर्न इंडिया, वो भी लिख देता हूँ। जो टोड के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी द वेस्टर्न इंडिया। टोड ने जो पुस्तक लिखी द वेस्टर्न इंडिया, उस पुस्तक में क्या किया? चंद्रावती सभ्यता जो सिरोही है इसमें इसका क्या किया है? वर्णन किया गया। इस सभ्यता के बारे में जो नेक्स्ट चीज़ है कि जो इंदिरा गांधी थी अपनी, वो उनकी मृत्यु से 3 माह पहले क्या किया था? यहाँ का उसने भ्रमण किया था। तो यही लिख देता हूँ, एक साथ ही कवर हो जाएगा। इंदिरा गांधी द्वारा भ्रमण किया गया यहाँ पे। इकतीस अक्टूबर को 1984 की उनकी मृत्यु होती है। उस मृत्यु से 3 माह पहले इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे इस सभ्यता के लिए उन्होंने इस सभ्यता जो चंद्रावती सभ्यता सिरोही में यहाँ पे वो आके गए थे। तो इसके बारे में अपने को ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और इस सभ्यता से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात और है, तो वो जगह बोर्ड पे कम है, नेक्स्ट पे लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे गरुड़ासन पर विराजित क्या मिली है? विष्णु की मूर्ति मिली है।
ये जो मूर्ति है ये क्या है, दुनिया में अपने अपने प्रकार की क्या है, इकलौती मूर्ति है। दुनिया में अपने प्रकार की क्या है, इकलौती मूर्ति। इससे संबंधित जो सभ्यता है, इससे 4-5 इससे की इंपॉर्टेंट बातें, इंदिरा गांधी वाली बातें, कर्नल जेम्स टोड वाली बात है, और जो गरुड़ आसन पर विराजित किया अपने प्रकार की यहाँ पे क्या मिली है, इकलौती मूर्ति मिली है, और सिरोही इसके लिए जिलापन लिख चुके हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट सभ्यता थी मैंने आपको यहाँ पे क्या किया, कवर करवा चुका हूँ। जो अपनी अप्रोक्स 1.25 घंटे के आसपास की क्लास हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड पार्ट दोनों मिला के हो जाएंगी। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सभ्यता के अपन क्वेश्चन करेंगे तो 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपको क्या है, इसी क्लास से मिल जाएंगे। बाकी यदि सभ्यता की अपन यूट्यूब पर क्लास लगा के देखेंगे तो अपने को 5 या 6 घंटे से उससे कम की अपने को क्लास नहीं मिलेगी। ये जो चीज़ है मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि पीछे के अपने प्रीवियस ईयर के जो सभ्यता के 15 या 20 सालों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को जो बेस बना के जो मैंने ये सारी चीज़ें क्या की, कवर की। तो आप भी जब भी किसी भी टॉपिक की जब भी पढ़ाई करो तो उससे रिलेटेड 15 या 20 साल के पहले के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, फिर आपको उस चीज़ से आइडिया हो जाएगा कि अपने को इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है जो अपने को क्या है, पढ़नी चाहिए। तो वो जो उस हिसाब से जो मेरे को इंपॉर्टेंट बातें लगी मैं आपको यहाँ पे क्या करवा चुका हूँ, कवर करवा चुका हूँ। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करके देखना, फिर नीचे आप मेरे को कमेंट में बता देना कि आपके 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन इससे कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आप कमेंट में अपने विचार दे दीजिए। और मैंने अपनी तरफ से क्या किया, पूरा कवर करने की कोशिश की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मेरी तरफ से आपको राम राम।